हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। सो बेसिकली आज के लेक्चर नंबर 13 में हम अपना लास्ट 2023 का जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में। आपने अब तक इसको तो आई थिंक कई बार सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर से आज इसको लॉजिक एंड के ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो 2023 का जो पेपर आया था ना यार, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया था। पैटर्न चेंज हुए थे, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ था, फ्रेम करने का पैटर्न चेंज हुआ था, बट आई थिंक लॉजिक्स तब भी लग रहे थे, स्टेटमेंट तब भी वैसी ही थी, बस थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। पहले फैक्चुअल्स उतनी नहीं आती थी, अब फैक्चुअल डेटा थोड़ा ज़्यादा आ गया था कि थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और ऊपर से फिर ऑप्शंस भी चेंज हो गए थे, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो दैट्स द थिंग, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, राइट। बाकी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। झेलम रिवर जम्मू कश्मीर है, वूलर रिवर ये भी वहाँ की साइड ही है, तो हाँ स्टेटमेंट सही हो सकती है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड मैंने बताया स्टेटमेंट गलत होती है। कोलेरू लेक टू डायरेक्टली फीड्स यहाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होकर गलत हो सकता है। मेन ड्रिक ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, राइट। तो गंडक रिवर जो है वो कन्वर लेक को फॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है, राइट। तो इसमें भी मे बी ना करती हो। तो अब अपने को पता है एक गलत है एक सही है, अब अपने को दूसरे में डाउट लेना है यहाँ पे कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, राइट। तो अपने को पता है एक गलत है, इन दोनों में से एक सही है, मतलब राइट, इन दोनों में से एक तो सही होगा या तो दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे आप 50-50 में आ जाओगे कि ओनली 2 पेयर होगा या तो 1 पेयर होगा, राइट। तो इन दोनों में से आपको 50-50 का एक रिस्क लेना होता है कि इन दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन जो होगा करेक्टली ओनली 1 होगा। सेकंड, कामजगर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन रजिस्टर्ड एंड इंडियन कंपनी। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। तो हमें ये पता है, न्यूज़ में भी था मुंद्रा पोर्ट काफ़ी ज़्यादा, राइट, कि अदानी का पोर्ट है, सबसे ज़्यादा प्राइवेटली ओन्ड है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है ये, राइट। तो विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, देखो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट क्या है, मुंद्रा पोर्ट है, राइट। ये चीज़ होती। तो बाकी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब मान लो यहाँ पे आपको पता है कि एक सही है, बाकी इन दोनों में डाउट है आपको 1 और 3 में, कि आपको लगता है इन दोनों में एक सही हो सकता है, इन दोनों में एक गलत हो सकता है, 3 में से 2 की प्रॉबिलिटी मोस्टली होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ओनली 2 पेयर कर देते तो भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि तीसरा वाला गलत है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट पे, राइट, लेकिन लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है ये। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट वाला ही यही है, ठीक है। और लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट भी कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर हो जाता। ऐसे अगर आपको एक पता होता बाकी 2 पे आप एक सही मान के कर देते, ठीक है, तो 2 पेयर सही हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिडियस ट्रीज। अब डेसिडियस टीक के बारे में यूपीएससी ने पहले पूछ चुकी है। जैक फ्रूट आई थिंक नहीं पूछा है, महुआ नहीं पूछा उन्होंने, राइट, लेकिन टीक के बारे में यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है डेसिडियस के लिए। तो आपको पता है एक तो हो सकता है, बाकी 1-2 में आपको डाउट है कि इन दोनों में से मे बी एक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आप ओनली 2 कर देते, ये भी आपका सही हो जाता, ओनली 2 डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में डाउट है कि एक गलत हो सकता है कि एक सही हो सकता है, 3 में से 2 की प्रॉबिलिटी मैक्सिमम होती है, एक पता है सही है तो ठीक है, बाकी 2 में एक तो सही हो सकते हैं, राइट। तो ओनली 2 हेयर विल बी द आंसर। फिर इंडिया हैज़ अ मोर अरेबल एरिया दैन चाइना। इंडिया के पास ज़्यादा अरेबल एरिया है दैन चाइना, तो शायद हाँ, क्योंकि इंडिया का चाइना का मोस्टली पार्ट जो है वो वैसा है, नॉन अरेबल है, राइट, तिब्बत वगैरह वाला रीजन। प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज, यहाँ पे देखो, लेकिन ये है ना कि अब परसेंटेज वाइज की बात नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, एरिया की बात हो रही है, नॉट इन परसेंटेज कि मोर एरेबल एरिया एज कंपेरिजन टू चाइना इन परसेंटेज वाइज, राइट। टोटल एरिया से वो निकाल के यहाँ पे टोटल एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया में मे बी चाइना भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसको डाउट में डालते हैं। फिर प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, तो हाँ इंडिया में इरीगेटेड एरिया ज़्यादा है, ये तो अपने को पता है सही। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैट इन चाइना, राइट। तो अपने कह रहे हैं इंडिया एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कंपेरिजन टू चाइना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि चाइना मोस्टली चीज़ों में प्रोड्यूसर, अगर इंडिया सेकंड पे कहीं पे तो वहाँ चाइना पे टॉप पे है, राइट। इंडिया अगर कहीं सेकंड पे आ रहा है तो चाइना वहाँ पे टॉप पे, तो मोस्टली जगह पे चाइना टॉप पे है। तो क्यों है, क्योंकि चाइना की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें एग्रीकल्चर में, तो इस वजह से। तो तीसरा तो गलत हो सकता है, दूसरा में पता है सही, पहले वाले में हमें डाउट है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, राइट। तो गलत होने के भी इसके चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 पेयर यहाँ पे सही होगा यूपीएससी के अकॉर्डिंगली, राइट। बाकी एग्जाम हॉल में तो यहाँ पे मोस्टली 50-50 के चांसेस पे आप आ जाओगे कि ओनली 1 पेयर यहाँ पे हम मार्क करें या फिर ओनली 2 पेयर मार्क करें, ठीक है। तो उन दोनों में से आपको फिर डाउट में एक चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्श लैंड, ठीक है। ये लिखा हुआ है, भितरकनिका, मरक्कन, नौपड़ा, रन ऑफ कच्छ। अब 4 चीज़ें दी हुई हैं, अब इसमें डाउट है कि कौन सा हो सकता है, तो मोस्टली इसमें हिंदी में आ जाओ। कौन सा समुद्र पूर्णवर्ती गिरावट के कारण सुदूर जिसके वर्तमान समय में प्रवृत्ति कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। देखो कच्छ भूमि यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे कच्छ का अनाड़ हो जाएगा, राइट। तो कहीं कहीं पे हिंदी काम आ जाता है बहुत अच्छे से। तो
हिंदी में मोस्टली अगर कहीं समझ में ना आए तो आप हिंदी में चले जाया करो एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हिंदी आ जाती है तो उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो मोस्टली लोगों ने यहाँ भितन कनिका मार के आया था, क्योंकि भितन कनिका भी क्या है, यूपीएससी का एक थीम है जहाँ पे यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन पूछता है भितन कनिका से या फिर रन ऑफ कच्छ से, ठीक है। फिर इल्मेनाइट एंड रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यार देखो हमें पता है कि रोज़ यूज़ होता है, हमारे घरों में भी यूज़ होता है, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, बट इल्मेनाइट और रूटाइल का उतना कभी सुना नहीं। और कॉपर, आयरन, ये दोनों के हमें पता है माइंस हैं अपने यहाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसके सोर्स है वो। टाइटेनियम, टाइटेनियम एक ऐसा यहाँ पे है जो अलग है, जो थोड़ा नाम भी ऐसा है टाइटेनियम, इल्मेनाइट, रूटाइल, तो मे भी हो सकता है, राइट। तो डी विल बी द मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल, जो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज, बैटरीज़ के लिए कहाँ से आता है ये, तो बोट्सवाना, अर्जेंटीना, तो ये दो अर्जेंटीना वगैरह साइड तो लिथियम होता है मोस्टली, राइट, लिथियम ट्रायंगल होते हैं। बोट्सवाना और कॉन्गो, ये देखो ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ आ गई, और ये कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का आ गया। तो मोस्टली चांसेस है कि अब यहाँ पे अफ्रीकन की कंट्रीज़ आई हुई हैं, तो मोस्टली चांसेस है कि मे बी अफ्रीका में पाया, और अफ्रीका में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की काफ़ी सारी माइंस हैं, राइट, वहाँ पे। तो मे बी यहाँ पे हो सकता है, तो बी और सी में आप 50-50 का एक रिस्क ले सकते थे जहाँ पे। बाकी थोड़ा फैक्चुअल इन नेचर है, अब उतना पता नहीं, तो एग्ज़ाम में अगर लॉजिक लगा के कुछ तो मार्क करना ही है, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो नहीं छोड़ सकते, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, मोस्टली अगर बी या सी में आप 50-50 में एक मार्क कर देते, वैसे इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। फिर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो है, तब कॉन्गो कहाँ पे है, कॉन्गो थोड़ा वेस्टर्न साइड में पड़ता है, राइट, अफ्रीका के। तो नाइजीरिया, साउथ सूडान, युगांडा, इन सब में से क्या होगा कॉन्गो बेसिन में। इसमें भी वही है कि अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कुछ नहीं पता है तो भाई क्या चूज़ करें। साउथ सूडान, सूडान उधर है, साउथ सूडान उसके नीचे तो उधर साइड में, युगांडा भी उधर साइड में, तो काट सकते हो आप। नाइजीरिया और कैमरून, नाइजीरिया भी थोड़ा नीचे साइड पड़ता है, तो कैमरून ही एक पड़ेगा जो थोड़ा वेस्ट साइड में, अगर आपको लोकेशन थोड़ी पता है, राइट। बाकी है तो सारे बॉर्डर में उधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास ही, राइट। तो मे बी ये कॉन्गो हो सकता था, कैमरून भी हो सकता था। तो 50-50 का रिस्क आप यहाँ पे 1-2 का एलिमिनेट करके नाइजीरिया या फिर आप साउथ सूडान और कैमरून में आ सकते थे, राइट। तो इन दोनों में करके आपको थोड़ा सा निकालना पड़ता, ओके। तो यहाँ कैमरून हो जाएगा। फिर ये भी मतलब टोटली लॉजिक पे तो नहीं लग पाता, बट बता रहा हूँ ना, थोड़ा फैक्चुअल इन्होंने इतना मिक्स कर दिया है ना इस बार के पेपर में कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि चीज़ों को समझना, वहाँ पे करना। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो टोटली लॉजिकल बेस पे भी हो जाते हैं। अब अमरकंटक हिल्स, ये विंध्या और सह्याद्री, सह्याद्री क्या होती है महाराष्ट्र में है, विंध्या आपने ही वहाँ पे है, और अमरकंटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ी। अचानक अमरकंटक वाली जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे नहीं होगा, राइट, ये गलत हो जाएगा। बिल्ली रंगन कहाँ है, ये अपना बेंगलोर के साइड में है, और ये सतपुरा की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। शेषचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और ये कर रहा है वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहा है, ये ईस्टर्न घाट्स पे हो सकता है, गलत हो जाएगा। नन आ जाएगा, देखो सीधा। तो ये क्या, अगर आपको टाइगर रिजर्व के नाम भी थोड़ा पता है ना, हिल्स के नाम पता है, तो वहाँ से भी आपकी बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो बेसिक्स है ना, उनको अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि बेसिक्स से ही पेपर निकलेगा, ऐसे नॉर्मली लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ सूरत को, ठीक है। ट्राइलेटरल हाईवे मोरा इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, कह रहा कनेक्ट करता है, ठीक है। बांग्लादेश चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कनेक्ट करता है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू क्यूमिंग इन चाइना। अब ये कह रहा है बांग्लादेश इंडिया चाइना। अब यहाँ पे बांग्लादेश इंडिया चाइना है, तो मतलब इंडिया से फिर चाइना, फिर इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर म्यांमार, फिर चाइना, ऐसे होकर के रूट ये जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। तो अगर वो बांग्लादेश होके जाएगा तो राइट, तो अब बनारस होके उसके बाद मतलब यूपी से फिर वो निकलेगा, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ या झारखंड होते हुए फिर वेस्ट बंगाल होते हुए फिर वो बांग्लादेश जाएगा, इतना लंबा। तो मे भी क्या पता वो कहीं और फैक्ट है, तो थोड़ा सा गलत हो सकता है ये तीसरा, और आप थोड़ा सा काट सकते थे वाराणसी का नाम देख के यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा और पहला हो गया, तो दूसरे और पहले में अब आपको यहाँ चूज़ करना पड़ता था कि इन दोनों में से आप क्या चूज़ कर सकते थे। बाकी अब देखो यहाँ पे मोस्टली नन लगाने का ऑप्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि नन नहीं हो, तो क्या पता एक तो सही देती है यूपीएससी, तो ओनली 1 पेयर, और नन में आप आ जाते 50-50 में कि इन दोनों में से एक तो करेगी ही यूपीएससी, राइट। तो यहाँ पे आपको नन के लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि नन के लिए आपको जो वैसे इसका आंसर नन ही होगा। अब वैसे एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नन के बारे में सोचना, जब तक तीनों में लगे ना, लगता है कि एक स्टेटमेंट तो सही होगी एटलीस्ट, राइट। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि बताए ना काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें भी इन्होंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट नहीं, रिजिट नहीं है, तो इसमें कैसे लगाओगे लॉजिक आप। तो कुछ क्वेश्चन में इस बार काफ़ी हुआ है ऐसा कि जहाँ पर आपके लॉजिक लगाने थोड़े से मुश्किल हुए हैं। अब 11 देखो, जैसे ये
इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, सही बात है। यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे फैक्ट आ गया एक 60% का, तो 60% मोस्टली गलत होते हैं, राइट। तो यहाँ 60% फैक्ट है, इसको काट देंगे। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा, स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। और यहाँ पे 60% नहीं, 20% होता है। 90% पे क्या होता है, 80% पे सॉरी, वो क्या होता है, उसके लिए हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, राइट। तो ये चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। फिर मॉरिशियस नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, हाँ हो सकता है। मॉरिशियस PYQ व UPSC ने पहले पूछा हुआ है, और नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो हाँ हो सकता है। चलो नेचुरली फाउंड मॉरिशियस कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडिएटर, ओनली माउंटेन फॉरेस्ट, क्या पता कुछ कहीं और पे भी करते हो विथ नो प्रीडिएटर। अगर एक भी प्रीडिएटर ना हो, ऐसे तो सारे ही वो होंगे, राइट। सारे ही जानवर जहाँ पर प्रीडिएटर नहीं हो वहीं पे सर्वाइव करेंगे। तो ये तो ऐसे थोड़ी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट। तो सेकंड विल बी द इनकरेक्ट एंड फर्स्ट कैन बी द करेक्ट, राइट। क्योंकि मॉरिशियस कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर 13 पे आ जाओ, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, और क्या बोल रहा है, ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस का कौन बनाता है, तो IUCN, ठीक है। IUCN यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है। IUCN ही जो होती है मोस्टली रेड लिस्ट भी बनाता है, राइट। इन्वेजिव स्पीसीज़ के लिए बनाता है, ग्रीन लिस्ट भी बनाता है, इंडेंजर्ड वनरेबल वाली भी लिस्ट बनाता है। UNEP ऐसा कोई काम करती नहीं, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। वाइल्ड वर्ड फंड फॉर नेचर, तो अब आपको अगर कन्फ्यूज़न होता तो 50-50 में आप इसी पे आते, A या D में, इन्हीं दोनों में आपको एक कन्फ्यूज़न होता। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते कि IUCN वैसे ही बुक प्रिपेयर करता है, लिस्ट वगैरह बनाता है, राइट, उसकी बनाता है एनिमल्स की, तो प्लांट्स की भी बना सकता है इन्वेजिव स्पीसीज़ की, तो ऑप्शन A हो जाता। लॉइन टेल्ड मकाओ, मालाबार स्वीट, सांबर डियर, जनरली नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो लॉइन टेल्ड मकाओ ये कहाँ पे पाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, और वहाँ पे पाया जाता है। और मोस्टली ये क्या होता है, अभी इनका न्यूज़ में थे ये, कि अगर आपने पढ़ा होता कि वो अब क्या नाम है, थोड़ा अर्बन वाली जगह पे आ गए हैं, उनके फॉरेस्ट में हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से। तो अब लॉइन टेल्ड मैकैक क्या चीज़ है कि अब ये मान लो आपके, वैसे मकैक है और लॉइन टेल्ड है, तो मोस्टली ये दिन में रहते हैं, डायurnal है ये, आई थिंक, राइट। तो ये दिन और रात दोनों में होते हैं, तो वो लिखा है मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, तो ये तो नहीं होगा लॉइन टेल्ड मकैक। और डियर है, सांबर डियर, तो यहाँ मोस्टली भी चांसेस है कि डियर है, तो मे बी ये रात में ना एक्टिव हो, दिन में ज़्यादा हो, राइट, हो सकता है। और मालाबार सीवेट तो इसके कुछ पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अब आपको चूज़ करना पड़ता ओनली वन और ओनली टू पेयर। यहाँ पे भी आप 50-50 पे आके कि आपको एक रिस्क लेना पड़ता कि ओनली वन लगाऊँ या फिर ओनली टू लगाऊँ, इन दोनों में कि एक सही हो सकता है या फिर दो सही हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे आंसर जो होगा ओनली वन होगा। फिर 15 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वैगल डांस फॉर देयर किन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू द सोर्स ऑफ देयर फूड, कि वैगल डांस करते हैं, वैगल डांस में यहीं करके कुछ नाचते होंगे, राइट, डायरेक्शन फोर्स। तो बटरफ्लाइज में ऐसा कुछ नहीं होता कि वैगल डांस हो, सुना नहीं है ये। हनी बी एक ही है जो ऐसा यहीं करके जाती रहती है, राइट। तो मे बी चांसेस है, और हनी बी में एक क्वीन बी होती है जिसके पीछे सारे जाते हैं उसके फूड के लिए, राइट। तो हनी बी मोर करेक्ट आंसर। हनी बी UPSC ने पहले भी पूछा है, ये PYQ भी है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता अगर आप थोड़ा सा सोचते। फिर देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल वाला, ये सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हाँ सम मशरूम ठीक है, सम मशरूम में इंसेक्टनल ठीक है, सम मशरूम है बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी, तो चारों चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऑल फोर। फिर इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में, दे बिल्ड नेस्ट बाई मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है। दे स्टोर देयर फूड लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस। अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये दोनों ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि हाँ वो ग्राउंड बरो में ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड में अपने बरोज बनाते हैं, कि वो अपना फूड जो है वो ग्राउंड में स्टोर करते हैं। तो बरो अगर बनाते होंगे तभी तो उसमें फूड स्टोर करेंगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें में भी करेक्ट हो सकती हैं। यहाँ लिखा ओमनीवोरस हैं, मतलब वो इंसेक्ट भी खाती हैं और क्या नाम है वो ऐसा वेजिटेरियन खाना भी खाती हैं ना, मतलब प्लांट वगैरह भी खाती हैं वैसा फूड वगैरह। तो अब ओमनीवोरस है कि नहीं ये कन्फ्यूज़न आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा क्या है, फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड। नट्स एंड सीड तो यार क्या होती हैं, ये तो फिर हर्बीवोरस होता है ना, खाने वाला। तो मोस्टली क्या है वो ओमनीवोरस, तो यार मोस्टली चांसेस है फिर ना हो, क्योंकि अगर ये सही होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो इसमें से चांसेस क्या है, तो ये दोनों गलत हो जाए या तो ये सही हो जाए, ये सही हो, तो इसमें भी आपको या तो ये लगाओगे या तो ये लगाओगे। और 3 में से 2 की प्रॉबिलिटी वैसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ओनली 2 पेयर होगा, राइट। ये ओमनीवोरस वाला आई थिंक गलत होगा इसमें। फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, हाँ हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, हो सकता है। सम माइक्रो कैन
हाईली एसिडिक एंड बिलो पीएच, ये भी हो सकता है ऑल थ्री। देखो यहाँ पे भी लॉजिकल वाला ही क्वेश्चन है कि सिंपल स्टेटमेंट है तीनों चीज़ें, तो ये हो सकता है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन देखो ऐसे हो गए डायरेक्टली आपके। फिर इसमें देखो फॉलोइंग मेक अ टूल विद स्क्रिप्ट इंस्टेड फ्रॉम द होल इन अ ट्री, ये ओरंगुटन। देखो सीधा सीधा ये 2007 का PYQ है, पहले पूछा हुआ यूपीएससी ने, ठीक वहीं से ये क्वेश्चन उठा के डाल दिया। अगर PYQ अच्छे से करे हो तो ये क्वेश्चन हो जाता आपका। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किस में यूज़ होते हैं, ये भी PYQ है, अगर आपने पढ़ा होता है ये भी डायरेक्टली हो जाता है। रसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट, इन तीनों में ही होता है, लुब्रिकेंट्स में नहीं होता। अब लुब्रिकेंट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना हर लुब्रिकेंट में हो, तो इन तीनों में लेकिन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 3 पेयर। फिर देखो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो क्या पता डिविडेंड जो है टैक्स से वो हो और क्या नाम है इंटरेस्ट टैक्सेबल हो, राइट। तो या फिर क्या पता दोनों ही ना हो, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते शॉर्टली क्या आप यूपीएससी ने स्वैप कर दी हो इन दोनों चीज़ों में। फिर इन्वेस्टमेंट और रिकॉग्नाइज एज बोरोवर अंडर द सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, ये मोस्टली किसकी बात कर रहा है, सारफेसी एक्ट की बात कर रहा है। सारफेसी एक्ट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। और ये कह रहा है कि उसमें रिकॉग्नाइज है बोरोवर एज तो मे बी बोरोवर रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, राइट। कोई ऐसा वो नहीं है कि चांसेस सारफेसी एक्ट है। और यहाँ पे बात भी कर रहा है फाइनेंशियल एसेट्स की इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो हो सकता है। बट द थिंग ऊपर वाले श्योर शॉट है कि नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो ये MPC का क्वेश्चन है कि पन्ना सिंपल सा है, पोस्ट पैंडमिक मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। हाँ करा है, बहुत से बैंक ने किया था, इसीलिए कैपिटल हमारे फ्लाइट जा रहा था, इसीलिए 2021 में 22 में आई थिंक आया भी था क्वेश्चन वाला कैपिटल फ्लाइट वाला कि टाइट US मॉनेटरी पॉलिसी लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। फिर सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग ऑफ द वाई मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, तो हाँ ये भी होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखो ये भी हो जाएगा डायरेक्टली। फिर कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइस्प्रेड टूल इन द अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हाँ हो सकता है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हो प्राइवेट सेक्टर से हो, लेकिन देखो वहाँ से एग्जाम हॉल में तो ये गलत लगती है कि ये तो गलत होगी कि प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास क्यों ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या मार करके आते कि हम मार करके आते C ऑप्शन, राइट। बट आई थिंक यूपीएससी ने इसको सही माना है, तो इसको आप थोड़ा सा अपने नोटिस में डाल लेना कि ये स्टेटमेंट सही है कि कार्बन मार्केट से रिसोर्सेज जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई मैच नहीं है, राइट। इन दोनों में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट, ये हो जाएगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉलोइंग एक्टिविटीज़ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है वो हिंदी में पढ़ लेते एक बार, चलो। बांधेकरण, बांधेकरण मतलब कुछ किस चीज़ को बांधने की बात हो रही है, राइट। तो क्या होगा, ओवरसाइट पेटेलमेंट सिस्टम डेप्थ एंड कैश मैनेजमेंट रेगुलेटिंग फंक्शन NBFC कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मोस्टली क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, स्टरलाइजेशन लिखा है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ही होगा, MPC का पार्ट होता है, राइट। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज इन द पब्लिक, राइट। तो हो सकता है स्टरलाइजेशन उसके लिए, तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट। और कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो होगा, स्टॉक है ये भी होगा, कॉल मनी, ये दोनों क्या है, ये दोनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है, टी बिल के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, राइट। तो अगर आपको ये होता है ओनली 2 पेयर है, आप सीधे सीधे कर देते। फिर स्मॉल मार्जिनल लार्ज फील्ड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉल फार्मर है, लार्ज फील्ड है, तो रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूव्ड फ्रॉम देयर कंट्री ड्यू टू द वॉर बाय गिविंग देम लार्ज कल्टिवेबल लैंड व्हिच आर कल्टिवेट कल्टिवेट एंड प्रोड्यूस। तो ऐसा इसमें कुछ तो नाम नहीं आ रहा स्मॉल फार्मर मार्जिनल फील्ड का। मिनी मार्जिनल फार्मर, ठीक है, मिनी मार्जिनल फार्मर इसमें भी है, चलो ठीक है। इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी ये बात कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। फिर मेनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी टू फिक्स टर्म फॉर विद द पेमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यूपीएससी ये कह रही है कि सरेंडर कर दे, वो खुद काम ना करें, किसी और से करवाएं, ये तो यार फिर गलत होगा ना। मोस्टली वो चाहते हैं कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए और उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ किया जाए, किसी दूसरे को कॉर्पोरेट को देखे, इससे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बनाएगी, तो इसमें फार्मर्स का क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट। फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है MSP फॉर नाइगर सीड्स, तो हाँ ये सही बात है। तो नाइगर इज़ अ खरीफ क्रॉप। अब नाइगर किसी को नहीं पता खरीफ क्रॉप होगी कि नहीं, हिंदी में पढ़ लो, काले तिल। अब काले तिल की क्या नाम है, खरीफ क्रॉप के, हाँ काले तिल को यार उतना पानी तो चाहिए नहीं होगा, तो खरीफ क्रॉप हो सकता है, सही बात है। सम ट्राइबल यूज नाइगर सीड फॉर कुकिंग, तो हो सकता है यार ऑल 3 हो जाएगा यहाँ पे।
फिर देखो कंसीडर इज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सी इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, ब्रांड रिकॉग्निशन हो सकता है इंटेंजिबल है, इन्वेंट्री तो टेंजिबल होती है, हमारे सामने दिखता है कितना सामान है, गिन सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं दिखती, मेलिंग ऑफ द क्लाइंट लिस्ट ये भी नहीं दिखती, ओनली 3 हो जाएगी, ये इंटेंजिबल हो जाएंगी। फिर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, 14 फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी ने पहले 13 के बारे में पूछ चुका, 14 के बारे में पूछ चुका, इस बार 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया है, क्या पता अगली बार 16 के बारे में पूछ ले, तो उसके बारे में आप पढ़ के जाना, ठीक है। तो 15 के बारे में पूछा है, कह रहा है अबव क्राइटेरिया पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस के अलावा क्या क्या हो सकता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो जाएगा, एक फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था, स्टेबल गवर्नमेंट आई डोंट थिंक स्टेबल होगा, गवर्नेंस रिफॉर्म भी नहीं होगा, टैक्स एंड इफर्ट। तो यहाँ पे देखो 5 का 3 मैंने वैसे भी बताया हुआ है आपको कि 5 में से अगर कुछ ना समझ में 3 या 2 में रिस्क लेके जो अच्छा लगे वो मार देना, तो यहाँ पे ओनली 3 पेयर हो जाएगा। अगर थोड़ा आपको इसमें पता होता तो ये हो जाता आपका 3 पेयर। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, मैथ्स, रैपिड हेल्थ केयर, रिन्यूएबल, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन फॉर इस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है यहाँ, सस्टेनेबल की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेटिव होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है मतलब वहाँ से रिटर्न आएगा कुछ, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल की बात कर रहा है तो हाँ ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल होगा, ये मास है क्योंकि हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है, लेकिन हेल्थ केयर में कुछ पता नहीं लग रहा कि होगा कि नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्टली 1 2 3 पेयर हो जाएंगे, राइट, यहाँ पे करेक्ट। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रहा है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस हो सकता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये नहीं होगा अगेंस्ट में, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो सकता है, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ ये नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा मोस्टली कि ए होगा या सी होगा। अब सी देखो सिर्फ कह रहा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे देखोगे सी ऑप्शन जो है थोड़ा स्पेसिफिक सेंस में है, और जो ए ऑप्शन है ना वो बहुत ब्रॉड सेंस में है कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यूपीएससी ने भी यहाँ पे आंसर ए माना है, क्योंकि ए क्या है, नेचुरल जस्टिस, वो ब्रॉड सेंस में है, राइट। तो जो ब्रॉड वाला आंसर हो ना मोस्टली वो उस पर आप जाया करो कि जो सबसे ब्रॉड सेंस में हो वही आंसर होता है। 32 पे आ जाओ। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाई स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स, हाँ ठीक है। इन इंडिया prisons are governed by the Prisons Act 1894 which expressively kept the subject of prison in the control of provincial government। तो हाँ ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ही संभालती है, और ये बता रहा है वो एक्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट का प्रिजन की उसको पावर दी हुई है, तो राइट ये भी हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट एंड वो सेकेंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट, राइट ये हो जाएगा। फिर चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये देखो PYQ है, हर साल एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है, लगातार उठा लो आप कोई भी पेपर, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा आंसर है डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिलीव टू इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था और मोस्टली 42nd, इन दोनों में लोग कंफ्यूज थे कि क्या क्या होगा, किसी कोई फर्स्ट लगा के आया था, कोई 42nd लगा के आया था जिन लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो अब यहाँ का यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया कि ये क्वेश्चंस में, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो गए थे, कुछ लोग उनको भी लग रहा था फर्स्ट भी हो सकता है 42, तो यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसे बनाती है जिसमें खुद भी वो आधे पे तो कंफ्यूज होती है, राइट। तो कुछ कहीं कहीं पे वो खुद गलत ऑप्शन को सही मान लेते हैं, राइट, जो दुनिया मान रही है कि नहीं नहीं यही है तो करी नहीं है नहीं है, तो इसीलिए यूपीएससी थोड़ा अलग भी है, राइट। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है, तो लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCBC है, ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, NLC नहीं है, ये नहीं है, क्या हो जाएगा ओनली 1 पेयर। फिर 36 इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द एक्ट डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ड्यूटीज ऑफ द बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड, तो इनवैलिड थोड़ी ना होता है, वो वैलिड ही रहते हैं। ये तो पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड एट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा, ये भी साफ साफ मेंशन है कि उसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो। When a bill is presented to the president of the constitution prescribed time limit within the he has to declare her assent, तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो विथहोल्ड भी कर सकता है असेंट अपना, राइट, तो नन हो जाएगा। फिर फाइनेंस बिल का बात हो रही है कि मनी बिल की बात हो रही है, यहाँ पे एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या है, बिल लिखा है ना प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ने, हाँ ठीक है। फिर फाइनेंस बिल मनी बिल की बात हो रही है, फाइनेंस बिल ट्रांसमिट, फाइनेंस बिल तो राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, सही बात है। जब लोकसभा मनी बिल को ट्रांसमिट करेगा राज्यसभा में, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, लेकिन ओनली रिकमेंडेशन बना सकता है, सही बात है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद इन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज अ नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ ज्वाइंट बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, तो ऐसा नेसेसमेंट नहीं है ना कि नेसेसरी ही है आपको फाइनेंस बिल के लिए बनाना। अब नेसेसरी का अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से पढ़ लो,
किंतु विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो आवश्यक नहीं है ना कि आपको करनी ही है, कंपलसरी ही है आपके लिए, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरी का ऐसा कुछ सेंस नहीं है कि वहाँ पे कि करनी ही पड़ेगी आपको, राइट। वो तो ऑप्शंस भी होगा उनके, तो ओनली टू पेयर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एक एरिया को कम्युनिटी रिजर्व में, ठीक है, चलो ठीक है। चीफ लाइफ वार्डन जो होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट का, वो बन जाए गवर्निंग अथॉरिटी। अब ये कम्युनिटी रिजर्व है ना यार, तो कम्युनिटी रिजर्व है तो कोई कम्युनिटी के लिए बनाया गया होगा मे बी, राइट। तो उसका हेड जो होगा मे बी वो हो सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वो भी पूरे स्टेट का आकर के उस कम्युनिटी के लिए ऐसा क्यों बनेगा वहाँ का हेड, ठीक है। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया, सही बात है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टेम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, हो सकता है। पीपल ऑफ सच फॉरेस्ट आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसे तो फिर कोई झूम कल्टीवेशन कर लेगा, सेफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पे करेगा, कोई ऐसा कल्टीवेशन करने जिससे उस कम्युनिटी को नुकसान हो तो फिर, राइट। तो तीसरा भी चौथा भी मोस्ट प्रॉब्ली गलत हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली टू पेयर। देख रहे हो 4 में से भी क्या है, या तो 2 सही होते हैं या तो 3 सही होते हैं मोस्टली, राइट। फिर शेड्यूल्ड एरिया की यहाँ पे बात कर रहा है कि वे एक नोटिफिकेशन प्लेस थ्रू आउट द प्रेजेंट, सही बात है। लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट बीइंग द क्लस्टर ऑफ ब्लॉक, हो सकता है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं कंसर्न स्टेट के, उनको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री को तो नहीं देते, मिनिस्ट्री का नाम आ गया वैसे ही कार्ड, तो अब गलत होता है, तो ओनली टू पेयर। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सब जजमेंट में कहा रिजर्वेशन पॉलिसी अंदर आर्टिकल 16(4) कॉन्स्टिट्यूशन मेड लिमिटेड बाय 35 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है, चलो मान लिया। आर्टिकल 35 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने बोला जहाँ भी यूपीएससी ऐसे टर्म लिखी ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड आपका डायरेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 इज़ करेक्ट, डायरेक्टली आप आ गए इसमें। फिर इमेज ऑफ द फॉलोइंग रीजन धन्य कटका फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है धन्य कटका। अगर आप सत्यभावना वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें सामने सामने दिया हुआ है धन्य कटका, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। तो धन्य कटका दिया हुआ है। धन्य कटका नाम से क्या लग रहा है, साउथ का नाम लग रहा है। आंध्र, गंधार कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में काट दो। कलिंगा उड़ीसा के साइड तक काट दो। मगध भी ऊपर था, ये बिहार वगैरह साइड में, ये काट दो। आंध्रा ही बचा जो साउथ के रीजन का है, तो धन्य कटका साउथ में हो जाएगा आंध्रा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा इज स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, क्या पता कोई और हो। ओरिजिन, ऐसे ओरिजिन वाले वर्ड जो होते हैं मोस्टली गलत होते हैं। स्टूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, सही बात है। स्टूपा वॉज वॉइटिव एंड कॉम्पिटेटिव सेक्शन बुद्धिस्ट, ये भी जनरल स्टेटमेंट है ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 and 3 विल बी, तो 2 पेयर। फिर विद साउथ इंडिया, कोरकोई, पोमपुर, मुशी रिवल नोन कैपिटल सिटी, स्पोर्ट्स आ गया, मैंने बोला स्पोर्ट्स यूपीएससी की फेवरेट थीम है, जहाँ भी आ जाए मोस्टली पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी को पूछती है, पोर्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, राइट। 44 विच प्रैक्टिस ऑफ द वट्टा किरुतुल मेंशन इन द संगम पोएम, ठीक है। किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, ठीक है। लर्न पोएट्स असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर, ठीक है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक है। अ किंग सेट डिफीटेड इन द बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ। अब देखो किंग की बात यहाँ हो रही है, किंग की बात यहाँ हो रही है। मैंने बताया जहाँ पे भी 2 वर्ड सेम आ जाए या सेम स्टार्टिंग हो, थोड़े मैचिंग हो, तो आंसर वहीं पे होता है, राइट। क्योंकि यूपीएससी फिर आपको कंफ्यूज करती है उन 2 स्टेटमेंट, तो किंग की बात कर रहा है तो हो सकता है, तो अब एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड, और यहाँ पे देखो कितना डिफाइन करके दिया है, किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बना दिया एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड, तो ये लग रहा है कि बनाई हुई स्टेटमेंट है थोड़ी, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट मोर हियर, और डी ही आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी स्टेब्लिश देयर किंगडम्स इन द 8th century, देखो हर साल यूपीएससी मेडिवल इंडिया से हिंदू किंगडम्स जितने रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी यूपीएससी हमेशा पूछता है। और एक मेडिवल इंडिया से दूसरा क्या है, मंगोल्स के क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ के जाना। अब लिखा 8th century में इन सब के कौन कौन सी आ चुकी थी, होयसला, गढ़वाल, काकटिया, यादवा, ये सारे जितने हैं, ये सारे कितने हैं, आफ्टर 10th century के हैं, 9, 10, 11, 12 ऐसे ये बने हुए हैं। इनमें से क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, नन आएगा इसका आंसर। ये यादव ऑफ देवागिरी, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, 22 नहीं 2021 में आया हुआ है। यादव के बारे में पूछा है उन्होंने, गढ़वाल के बारे में तब भी उन्होंने पूछा था, होयसलास के बारे में भी पूछा था। फिर देखो विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, अब ये 4 नाम है, इसमें से आपने मिलिंद पन्हा तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी, नागार्जुना सही है। देवी चंद्र गुप्तम ये भी आपने पढ़ा है, बिल्हान की नहीं है, किसकी है, विशाख दत्त की है, राइट। ये 2 चीज़ तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि 2 तो आपको पता लगेगा, 2 सही हैं, बाकी 2 में चांसेस हैं गलत हो सकते हैं, राइट। तो ओनली 2 पेयर कर देते हैं, यहाँ पे 2 सही हैं 2 गलत है, तब भी हो जाता आपका।
फिर सोल्स की बात आ गई, सोल्स की बात जहाँ आ गई और रिलीजियस सेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, डायरेक्टली आ गया बुद्धिस्ट जैनिज़्म आ जाएगा, क्योंकि बुद्धिज़्म में ऐसी सोल्स की बात होती नहीं है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म यूपीएससी के 2 फेवरेट थीम्स हैं, एक साल यूपीज़म कह रहा हूँ मैं, बुद्धिज़्म, उसके बाद जैनिज़्म, राइट। तो अल्टरनेट ईयर पे पूछते रहते हैं ये कुछ ना कुछ। फिर विजयनगर की बात कर रहा है, जिसने डैम बनाया है तुंगभद्रा रिवर पे, कैनल बनवाया एडुकेट सर्वल किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। ये सेम लाइन पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे सेम लाइन विजयनगर वाले चैप्टर में दी हुई है पूरी। किसने बनवाया था? देवराया फर्स्ट, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर 49, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू द पोर्चुगीज़। ये क्वेश्चन भी कितनी बार आ चुका है, दीव तो पोर्चुगीज़ वाला बहादुर शाह है, राइट। ये भी किसमें स्पेक्ट्रम पड़ी है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा वहाँ पे है। फिर बाई विज द एक्ट, गवर्नर जनरल एक्ट ऑफ, इसको बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो सिंपल से क्वेश्चन रट के जाते हैं लोग स्पेक्ट्रम से, इस ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये हो गया। तो देख रहे हो क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं मोस्टली, आपके जितने मैंने दिखाए तो लॉजिक से भी हो रहे हैं, कहीं पे फैक्ट। बस अब इस वाले पेपर में इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट जो है ना वो थोड़ा बढ़ा दिया था, उसकी परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज़ कर दी थी। इसकी वजह से लोगों को थोड़ा और डर लगने लग गया और चीज़ें हो गई। लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ज़रूरी है, उसको करना ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पेपर इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी लॉजिक से सॉल्व होगा और इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तभी आपका पास होगा, राइट। दैट इज़ सिंपल और बेस्ट थिंग। उसके अलावा ये आप सोचो कि मैं कुछ कर लूँ, या फिर अब देखो कोचिंग की आई आपकी मार्कशीट्स, राइट, आंसर की। हर कोचिंग से 15 या 20 क्वेश्चन गलत बताएं, सब ने 14-15 सब ने गलत बताएं। 14-15 क्वेश्चन से पता है इंसान का कहाँ से कहाँ हो जाती है रैंकिंग। 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मतलब आपके पता है 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मतलब हर क्वेश्चन के हिसाब से आप 2.6 के हिसाब से देखो, 2 पॉइंट तो आपको होते हैं प्लस करने में, और ये जो फिर माइनस मार्किंग भी होगी 2.67 की हर क्वेश्चन पे, तो अपना 2.67 इंटू 14 कर लो आप, राइट। तो लगभग आपके 20 से 22 नंबर हो जाएंगे अगर आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो भी, और 22 को मार्क्स में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो थोड़ी मिस्टेक्स हैं कहीं ना कोचिंग में और यूपीएससी। तो यूपीएससी के पेपर मोस्टली ऐसे ही सॉल्व होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, लॉजिक्स के साथ, कहीं नॉलेज लगानी वहाँ नॉलेज के साथ। तो हर एक चीज़ साम दाम दंड बिट सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी पेपर के लिए आपको।